Hello students. Today we are on our next topic which is related to statics, that is scope of statics. Earlier we learned statics in singular sense which was having 5 activities that was known as the statistical tools: collection, classification, organization of data, analysis of data, and interpretation of data. And now, before doing statics in plural sense, we should know about the nature of statics. नेचर ऑफ स्टैटिक्स, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चीज़ की नेचर फाइंड आउट करते हो तो एट दैट टाइम देयर विल बी 3 टॉपिक्स. वन इज सब्जेक्ट मैटर, सेकेंड इज नेचर, whether that is science or art, and third is limitations. What is not included should be included that subject, and what is extra included should be excluded from the topic. These all includes in the scope of statics. Scope of statics में the very first topic is nature of statics. Nature means to say whether it is science or an art. It is science as well as art both, because science is a systematical study which helps in creation of cause and effect relationship. What the problem is, why that problem is, and what the problem will be, and how we can solve the problem. This is related to art. ये हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरी फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जिसमें आपने पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव 2 तरह के नेचर की थी. और थर्ड जो है दैट इज़ एन आर्ट आल्सो, बिकॉज इट गिव्स द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, एंड उसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट भी करते हैं, सॉल्व भी करते हैं. सो मीनिंगफुली आफ्टर एनालिसिंग द डाटा वी कंक्लूड ऑल्सो. सो ये हमारे पास साइंस एज वेल एज आर्ट दोनों तरह की नेचर को प्रेजेंट करता है. अब नेक्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टैटिक्स. सब्जेक्ट मैटर, इसके अंडर बेटे हमारे पास 2 तरह की टॉपिक्स आ जाते हैं. वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स एंड अदर इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स. जो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव मतलब कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, और फॉर दिस पर्पज वी विल कलेक्ट द डाटा, we will classify the data, present the data, and analyze the data. These all includes in the descriptive statics. For example, mean, median, mode की हेल्प से हम लोग उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं. ठीक है. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू फाइंड मार्क्स बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स. कंपेयर करना है तो यहाँ पे हम लोग उनको कंपेयर करेंगे अप टू द एनालिसिस ऑफ डाटा. जितनी भी हमारे पास 5 मेजर स्टैटिकल टूल्स हैं, उन टूल्स में से 4 टूल्स विल बी यूटिलाइज्ड इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, एंड इन इन्फ्रेंशियल we will merely make conclusions. We will interpret the results. Yes, this happened. This is the relationship between 2 variables. This is the average value of the commodity. This is the relationship between 2 variables. ये हमारा जो है that will be in inferential statics. फिर दोबारा मैं बता रही हूँ बेटा, डिस्क्रिप्टिव में हमने उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है, एनालाइज करना है, और उसके बाद इन्फ्रेंशियल में we will make the conclusions that yes, this is happened and it is the true or false. यहाँ पे हमारे पास conclusions आ जाएंगे. Our next topic is related to statics in plural sense. जब बेटे आप statics in plural sense की बात करते हो तो उसमें हम लोग लेंगे statics are numerical statements of the facts in any department of inquiry where we place 2 variables in a relation to each other. यहाँ पे बेटा जहाँ सिंगुलर सेंस में आपने 5 एक्टिविटीज़ के थ्रू एक प्रॉब्लम को शुरू से लेके एंड तक सॉल्व किया है, बट इन प्लूरल सेंस दैट इज मियरली रिलेटेड टू द प्रिकॉशंस बिफोर कलेक्शन ऑफ द डाटा. व्हाट टाइप ऑफ द प्रिकॉशंस अ स्टैटिशियन शुड टेक. क्योंकि जब भी हम किसी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशंस को शुरू करते हैं तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ द डाटा. पर अगर हमारा डाटा ही प्रॉपर तरीके से कलेक्ट नहीं हुआ तो उससे हमारी आगे स्टैटिकल इंक्वायरी विल गो रॉन्ग.
सो वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस, वी आर हैविंग सम इंडिकेशंस कि कैसे हमने डाटा कलेक्ट करना है, कौन सा डाटा होगा या कौन सा डाटा जो है वो डाटा नहीं होगा। तो उसमें द वेरी फर्स्ट feature of the statistics in plural sense, that is the aggregates of fact. Whatever the problem we have to solve, first of all we have to present that data in the form of numerical facts. But numerical facts में भी ये होता है कि single data is not known as data. अगर आप बोलो कि मेरी इनकम इतनी है या बोलो कि मेरे मार्क्स इतने हैं, that is not data. जब तक हमारे पास दो या मोर देन टू पीपल नहीं हैं तो हम कंपेयर कैसे करेंगे। अब मैं आपको ये थोड़ा बोलूँगी कि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं या कम है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक मार्क्स ऑफ 2 और मोर देन 2 स्टूडेंट्स, देन आई विल मेक द कंपैरिजन, yes your marks are more than other students or your marks are less than other students. So for comparing there must be aggregates of the fact. So it is known as that single data is not a data. There should be aggregates of the facts. Second point is numerically expressed. The collected data should be in the mathematical form, numerical form. If you are saying that I am taller than other person, या I am richer than other person, that is not statics. आपको न्यूमेरिकली बताना होगा कि मेरी इनकम उसकी इनकम से इतनी ज़्यादा है या मेरी इनकम इतनी है उसकी इनकम इतनी है, देन वी विल कंपेयर। मेरी हाइट 5 फीट 10 इंचेस है और जो दूसरा है उसकी हाइट 5 फीट 9 इंचेस है, सो आई एम टॉलर देन दैट बॉय। तो न्यूमेरिकल फैक्ट से उस चीज़ में डेफिनेटली भी आ जाती है कि यस exactly this is the thing. Next is multiplicity of causes. Every value, every variable, every problem occurs due to not only a single value, single factor, that occurs due to many factors, many reasons. For example, if we are talking about demand, demand is not affected by price only. Demand is affected by many variables like fashion, taste, customs, weather, expected prices, size of the population. ये आप लॉ ऑफ डिमांड में बैठे जाके पढ़ोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिमांड, डिमांड इज नॉट मियरली इफेक्टेड बाय सिंगल वेरिएबल दैट इज प्राइस, दैट इज इफेक्टेड बाय मैनी अदर रीजंस ऑल्सो. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द रीजंस. Reasonable accuracy. Fourth point is reasonable accuracy. Whenever we collect the data should be reasonable accurate. Otherwise, if the collected data is not accurate, all our investigations will go on in vain. So if we want the accurate conclusions also, then we have to collect the data in a proper accurate manner. Mutually related and comparable. Whenever we collect the data, two data should be related to each other. For example, if I am taking the height of one student, I have to compare it with the height of other student. ये नहीं हो सकता कि मैं एक की हाइट ले लूँ और दूसरे का वेट ले लूँ. Height will be correlated with height, weight will be compared with the weight. So the data should be mutually related as well as comparable. Then we can make the conclusions. Predetermined objectives. Whenever we have to collect the data, there should be predetermined purpose. That means to say the purpose or the collection of data should be determined in prior. अगर हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं पर हमें पता नहीं कि हमने डाटा कलेक्ट किस लिए करना है, तो हम उससे कोई भी कंक्लूजन प्रॉपर तरीके से नहीं फाइंड आउट कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स सेक्शंस इन माय स्कूल, देन आई हैव टू चेक हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ऑस्कर सेक्शन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द किड्स सेक्शन और एनी अदर सेक्शन. देन आई कैन मेक द प्रॉपर
कंक्लूजन्स। अदरवाइज अगर मैंने पहले रखा ही नहीं कि मैंने कॉमर्स के बच्चों का ही डाटा कलेक्ट करना है, देन आई विल कलेक्ट द डाटा ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, तो दैट विल क्रिएट द कन्फ्यूजन फॉर मी. So if I want to collect the accurate data, I should first of all determine my objective, why I want to collect the data, of which stream I want to collect the data. My objective should be clear. Enumerated or estimated. We can enumerate the data or we can estimate the data also, but it depends upon the number of variables included in. Yeah, number of variables are measurable. If the number of variables are not measurable, then we will just use the way of estimation. For example, in a rally, how many people were there in a rally? We can't count them. We can't measure them. So we will take the estimation. Estimated this much of the people were there in the rally. On the other hand, if I have to register the number of students of different streams to the CBSE board, that at that time I will enumerate each and every student, because number of students should be definite, because each and every student is important for the registration of the data. So I will enumerate each and every student's data for this purpose. So here enumeration is important instead of estimation. We can't use the way of estimation over here. Collected in a systematical manner. In this, data should be collected systematically. First of all, we will make the groups: commerce stream, arts stream. Then we will fix the students of commerce in the commerce section, arts in the arts section. ये नहीं है कि बड़े हम लोग जैसे मर्जी उस डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं. प्रॉपर उसका आफ्टर चेकिंग द प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव, आफ्टर चेकिंग द एस्टिमेशन और एन्यूमरेशन, भी क्या हम एस्टिमेशन कर सकते हैं या एन्यूमरेट करेंगे. फिर उसके बाद हमने उनको अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, जैसे म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल नेचर के हिसाब से हमने बोला था, तो उस हिसाब से हम उस डाटे को सिस्टमेटिकल तरीके से कलेक्ट करके, ताकि आगे हमारा बाद में और टाइम वेस्ट ना हो. If we are not collecting the data in the systematical manner, that will take too much time, labor and money will be unnecessarily used for this purpose. So better is, first of all we have to make our system, then we will collect the data in a systematical manner. So these are the characteristics of statistics in plural sense. But when we collect the data in plural sense, not necessarily it will be always accurate. There may be some problems also. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि whenever we do the scope of the subject, for example we are talking about the scope of statistics, first of all we will check its nature, subject matter, then its features and limitations. ठीक है, फीचर्स तो हमने कर लिए. नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट आर लिमिटेशंस. लिमिटेशंस कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन इट. इन दिस द वेरी फर्स्ट इज स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली. In statistics, we have to take only numerical facts, quantitative phenomena, but sometimes we take the qualitative phenomena also, like honesty, friendship, your color complexion, your nature. These are our qualitative phenomena, but these are not part of statistics. It should be. तो अगर हमने qualitative values हैं, अगर उनको हमने express करना है, that is not possible in statistics to express such type of the qualitative problems. Second is study of aggregate only. In this, we study only aggregate facts, but single value is also important. If we want to investigate any specific unit, a particular unit, like I want to check the income of teacher group. A teacher group is a single value. So naturally at that time I have to collect the whole data related to the teachers of the different schools or colleges of the country. So that is single data is important.
Next point is homogeneity of the data, an essential requirement in plural sense. But not necessarily. We will take the homogeneous items only. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बेटा. सपोज वी वांट टू चेक ह्यूमन बॉडी, तो उसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं, हाइट के साथ वेट को कंपेयर किया जाता है. अ हेल्दी पर्सन हु इज हैविंग हाइट ऑफ 5 feet 6 inches मस्ट बी इक्वल टू और मोर देन, नॉट ज़्यादा भी नहीं बेटा, मतलब कि अप टू 5.6 अगर किसी की हाइट है तो 56 kg उसका वेट होना चाहिए. ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया तो ओवर वेटेड होएगा. इससे थोड़ा बहुत कम हो जाए तो नेचुरली एट दिस टाइम वी आर कंपेयरिंग हाइट एज वेल एज वेट, जबकि ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं. पर इसीलिए मैं कहती हूँ नॉट नेसेसरली देयर मस्ट बी होमोजेनिटी ऑफ द डेटा. समटाइम्स वी हैव टू कंपेयर डाइवर्स क्वालिटीज ऑल्सो. नेक्स्ट, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली एंड एवरेज इन स्टैटिक्स एज इन नेचुरल साइंस. अगर हम स्टैटिक्स को साइंस बोलते हैं बेटे, ठीक है साइंस है, बिकॉज इसमें भी सिस्टमेटिकल चलता है. collection of the data, then classification of the data, then presentation of the data, analysis of the data, and interpretation. These all will go step by step. It means statistics is science, but it is not like natural science, because in natural science that the observations are error free. H2O is equal to water. That is water in India. That is water in America. कोई भी उसको बना ले बेटे, कोई भी साइंटिस्ट उसको मिक्स करके बना ले तो रिजल्ट्स विल बी वाटर ओनली. H2 विल बी इक्वल टू वाटर ओनली एट एवरी प्लेस एंड बाय एवरी बॉडी. बट इन स्टैटिक्स द रिजल्ट्स आर नॉट 101% श्योर. देयर मे बी सम problems in the results also, there may be some errors in the results also. जो रिजल्ट होते हैं बेटे वो जो एवरेज वैल्यू लेते हैं, एवरेज का मतलब है उससे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, उससे थोड़ी सी कम भी हो सकती है, तो इट मीन्स एक्यूरेट तो है नहीं बिल्कुल. द नेक्स्ट इज विदाउट रेफरेंस रिजल्ट मे प्रूव रॉन्ग. अगर हमने उसके साथ रेफरेंस नहीं दी, उससे साथ रिलेटेड जो रेफरेंस से रिलेटेड डाटा है, अगर हमने साथ में वो डाटा नहीं दिया तो रिजल्ट्स जो है वो गलत भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल बेटा, इन फैक्ट्री ए प्रोडक्शन जो थी 1990, 1991, 1992 की, दैट वाज 1000, 2000, 3000. So total output is 6000. Average output, that is equal to 6000 divided by 3 is equal to 2000. In factory B, the output was 3000, 1000, 2000, but total output was same, so average output was same. In factory C, output was 1000, 3000, 2000. Again, total was 6000 and average was. In each and every factory, the output was different, but the result was same. So by this way, without, अगर हम साथ में reference नहीं देंगे तो रिजल्ट में रॉन्ग. सो इसके लिए रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है, उसके रेफरेंस के बिना कुछ भी हो सकता है. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स. स्टैटिशियंस शुड बी एक्सपर्ट, क्योंकि अगर बेटा एक स्टैटिशियन जो है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगर अगर एक्सपर्ट नहीं है तो जो रिजल्ट्स आएंगे मे बी रॉन्ग, इट विल बी डेंजरस. Because statistical methods are most dangerous tool in the hands of an inexpert person. अगर person expert नहीं है, वो statistical tools को use कर रहा है, then there are 101% chances that the results will be wrong. तो wrong results जो हैं
दैट आर वेरी हार्मफुल फॉर द इन्वेस्टिगेशंस। सो एक्सपर्ट पर्सनस को ही हमने बीच में इंक्लूड करना है जिनको स्टैटिक्स की प्रॉपर स्पेशल नॉलेज हो। नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट इज, इसको बेटे आप लास्ट पॉइंट को इन दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हो कि बिकॉज देर विल बी ओनली द मार्क्स क्वेश्चन ऑफ द 6 मार्क्स, इसलिए आपको पेपर में 6 पॉइंट्स ही लिखने होंगे। तो कैन बी यूज बाय एक्सपर्ट्स एंड प्रोन टू मिस यूज, देन इन दोनों पॉइंट्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं। बिकॉज द पर्सन, इफ द पर्सन इज अनएक्सपर्ट द डाटा विल बी मिस यूज, उसको गलत तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है, या इससे ये भी होता है मिस यूज़ की बात ये भी हो सकती है बेटा। कई बार हमारे पास अगर कोई आंसर 30.8 आ गया तो हम इसको 31 के करीब ले लेते हैं, चलो ठीक है जी, नियर अबाउट 31 है, अप्रॉक्स लिख देते हैं, बट इससे आपके रिजल्ट्स में बी रॉन्ग ऑल्सो। सो एक्यूरेसी के लिए अगर हम चाहते हैं कि उसके रिजल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट आएँ, तो हमने जो स्टैटिकल डाटास है उसको प्रॉपर तरीके से एज इट इज़ यूटिलाइज करना है। बट यहाँ पे ये भी कहा जाता है बेटे, स्टैटिक्स इज जस्ट लाइक अ क्ले फ्रॉम विच वी कैन मेक गॉड और डेविल बोथ। स्टैटिक्स इज मियरली लाइक अ क्ले। क्ले को बेटे जैसे आप लोग क्ले के साथ खेलते हो ना, उसको कुछ भी चेंज कर देते हो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से कभी उससे एलिफेंट बना दिया, कभी उससे आप जो चाहते हो उससे वो बना सकते हो। द सेम स्टैटिक्स भी ऐसा ही है बेटे, जस्ट लाइक ए क्ले है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करोगे देन इट विल हेल्प यू जस्ट लाइक अ गॉड, अदरवाइज इट विल बी लाइक अ डेविल, मतलब कि जिससे हमारे रिजल्ट्स विल भी जो होंगे वो गलत होंगे। सो इस तरीके से स्टैटिक्स को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना जरूरी है। लास्ट टॉपिक्स जो है दैट इज रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स। फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स मतलब कि ये हमारे, मैंने पहले भी आपको बोला है कि स्टैटिक्स हेल्प्स अस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ आवर लाइफ, वेदर दैट इज रिलेटेड टू साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। हर एक सब्जेक्ट में स्टैटिक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हमारी नॉर्मल लाइफ जो है वो स्टैटिक्स के बिना इम्पॉसिबल है। तो इसमें द वेरी फर्स्ट इज quantitative expressions of the economic problems. All the economic problems we can express in numerical form, like how much poverty is there, how much unemployment is there. जब तक आप unemployment से related, poverty से related डाटा नहीं लोगे तब तक हम उसको क्लासीफाई नहीं करेंगे, तो उसको एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, सोल्यूशन नहीं निकल सकता। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज इट हेल्प्स इन क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ द डाटा। Second is intersectoral and intertemporal comparison. Intersectoral means उसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, कौन सा सेक्टर आगे जा रहा है या किसकी डेवलपमेंट जो है वो लो है। प्राइवेट से हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, दैट आर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तीनों सेक्टर्स को हम कंपेयर करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में कितने % पीपल आर अगेंस्ट, इन सेकेंडरी सेक्टर हाउ मेनी पीपल्स आर अगेंस्ट, एंड इन टर्शरी सेक्टर हाउ मच पॉपुलेशन इज अगेंस्ट। वी कैन कंपेयर विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स ओनली। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टरल इंटरटेम्पोरल रिलेशनशिप। व्हाट इज इंटरटेम्पोरल? टेम्पोरल इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, टाइमली चेंजेस। जब भी आप स्टैटिक्स में टेम्पोरल वर्ड यूज़ करोगे इट मीन्स दैट टेल्स अस टाइमली चेंजेस इन द डाटास। सो हेयर अगेन वी कैन कंपेयर कि इन 1947 द GDP was this much, in 2000 it was this much, and now in the last year, that is 2019, it was this much. So it helps in time periodly comparisons between two periods. टू मतलब कि प्रोडक्शन में चेंजेस कितनी आ रही हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज, इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं ओवर टाइम टू टाइम। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट मीन्स उसे सपोज कर लो बेटे, देयर इज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। इफ प्राइस इंक्रीजेस demand will decrease. It means the change in price is cause which will affect demand.
प्राइस के चेंज होने से सीधा डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, तो दिस इज द कॉज एंड दिस इज इफेक्ट. सो इट टेल्स अस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. इनकम इंक्रीज होएगी तो नेचुरली डिमांड लोगों की इंक्रीज होएगी. इट मीन्स इनकम इंक्रीज इन इनकम इज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिमांड इज इफेक्ट. Construction of economic theories or models. Yes, bete. With the help of this equation, I can make theory of demand or law of demand. Law of demand में हमें क्या पता चलेगा? As price increase, demand will decrease. As price decrease, demand will increase. This is the law of demand which we can make with the help of कलेक्टेड डाटाज. डाटा हमने कलेक्ट किया, वहाँ से हमें कंक्लूजन निकालने में हेल्प मिलेगी कि जैसे जैसे इस तरीके से प्राइसेस में चेंज आएगी तो डिमांड में इस तरीके से चेंज आएगी. सो इट हेल्प्स इन मेकिंग द थ्योरीज और मॉडल्स और लॉज. मॉडल भी इसी को बोलते हैं बेटे, लॉ को ही मॉडल बोलते हैं. थ्योरी ऑफ भी जिसमें हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं प्रॉपर तरीके से, थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बनाते हैं. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग. 1947 से 2000 तक वट एवर द चेंज इन आउटपुट अकर्ड. 2019 तक चेंज इन आउटपुट कितनी हुई है, ये सारा कुछ बेटे. आगे वट विल हैपन इन 2020. एट द एंड ऑफ 2020 we can compare with the help of statics only, with the help of इसके बड़े it is related to past, present and future. past के डाटास को present के साथ compare करके we can make the forecastings for the future. So statics helps us in making the forecastings for the future. Formulation of policies. Policy is the way to solve the problem. यहाँ पे हमने अपनी फोरकास्टिंग्स की है. इन्हीं फोरकास्टिंग के हिसाब से जब हमें पता चलेगा कि दिस प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन, दिस प्रॉब्लम वाज, दिस प्रॉब्लम इज एंड दिस प्रॉब्लम विल बी, फॉर दैट पर्पज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी थी, नाउ इतनी गोइंग ऑन है, तो फ्यूचर में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी. तो वी विल मेक द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी to solve this problem. So it helps us in formulation of the problems, policies. इसकी हेल्प से हमें देख सकते हैं कि गवर्नमेंट, सपोज करो गवर्नमेंट बजट की बात करें, गवर्नमेंट का खर्चा इतना है, गवर्नमेंट की इनकम इतनी है, कंपेयर करेंगे. कंपैरिजंस के बाद हमें गवर्नमेंट विल चेक दैट, गवर्नमेंट विल मेक द फिस्कल पॉलिसी दैट हाउ मच मोर मनी इज रिक्वायर्ड टू कोप अप दीज मच ऑफ द एक्सपेंसेस. दीज ऑल आर रिलेटेड टू स्टैटिक्स ओनली. द लास्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम. जैसे बेटे आपने माइक्रो के सेकंड थर्ड चैप्टर में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात की है. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज दैट पोजीशन, दैट स्टेट वेयर ही फेल्ट हिमसेल्फ इन ए वेरी गुड कंडीशन, और फॉर दैट आई टोल्ड यू द कंडीशन ऑफ MUX इज इक्वल टू PX. यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि यू आर रेडी टू पे 10 रुपीज़ but exact price is 6 rupees. It means 4 will be consumer surplus. Again you are ready to pay 8 rupees. Price is 6 rupees. 2 rupees your surplus. Again you are ready to pay 6 rupees as the marginal utility is decreasing. You are ready to pay lesser price. Now you are ready to pay 6 rupees. Actually price is 6 rupees. This is the point of equilibrium where this condition is fulfilled. Same producer can also compare its cost and revenue. Cost means उसे उसका कितने पैसे उस काम के लिए कंज्यूम हुए हैं. Revenue मतलब कि उसने कितनी इनकम गेन की है. If the cost is equal to revenue, it means that is the equilibrium point for the producer. So this is the chapter of the very first chapter of statics. With the help of this chapter you can चेक नेक्स्ट चैप्टर प्रॉपर तरीके से बड़े समझने के लिए इन स्टैटिकल टूल्स को, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस को आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है. इस चैप्टर को आप प्रॉपर तरीके से गो थ्रू हो जाना, ठीक है, तभी आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में समझ आएगा प्रॉपर तरीके से. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस अस ऑल. हैव अ नाइस टाइम.